दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। और मैं गौरव मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग है ना जो है डिस्कस करेंगे कि जो इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। यानी इन्फ्लेशन पर तो हम लोगों ने ऑलरेडी कल ही थोड़ी बहुत चर्चा की थी, है ना, जिसमें मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन क्या है, यानी मुद्रास्फीति कहते किसको हैं। एंड देन उसके बाद संभवतः ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि इन्फ्लेशन के रीजन यानी कि कारण कौन कौन से होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइप्स पर है ना एक बेसिक ब्रीफ सा किया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के कितने टाइप होते हैं और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यानी इसके मापने की है न कौन कौन सी विधियां हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जब हम इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की बात करते हैं ना, तो अगर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखें यानी कि अगर हम है ना मुद्रास्फीति के अगर हम प्रकारों पर चर्चा करते हैं तो इसके कई सारे टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के प्रकार में है ना एक टाइप को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। एक को कहा जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, इसे लिखा जाता है क्या, इसे हम लोग लिखते हैं धीमी मुद्रास्फीति। क्या लिखते हैं इसको, है ना, इसे हम लोग लिखते हैं धीमी मुद्रास्फीति, है ना। देन उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है ना, इसको लिखा जाता है ट्रॉटिंग, है ना, और ट्रॉटिंग, और इसको आप लिख सकते हो वॉकिंग इन्फ्लेशन भी। तो ट्रॉटिंग या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन है ना, इसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो इसे हम लोग लिखते हैं दौड़ती हुई जो है क्या मुद्रास्फीति, है ना, दौड़ती हुई है ना मुद्रास्फीति, ये हमारा दूसरा टाइप है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो जो यहाँ पर तीसरा टाइप हमें देखने को मिलता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं है ना गैलोबिन, है ना इन्फ्लेशन, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, तो इसे लिखा जाता है भागती हुई मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं इसको, है ना भागती हुई, है ना मुद्रास्फीति, इसको लिखा जाता है। एंड देन उसके बाद अगर हम लास्ट में देखें तो लास्ट में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का जो टाइप आ जाता है, उस टाइप या उस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बेसिकली कहा जाता है क्या, इसे हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो इसे हिंदी में क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है अति मुद्रास्फीति, है ना। तो जब हम इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की बात कर रहे थे कल, तो सबसे पहले हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन में क्या समझा, है ना, डेफिनेशन में हमने ये समझा कि जब भी किसी गुड्स एंड सर्विस यानी कि जब भी किसी वस्तु और सेवा कि उसकी जो एवरेज वैल्यू है, उसका जो औसत मूल्य है, जब उसी में अचानक से तेजी के साथ क्या होने लगे, चेंजेस आने लग जाएं, या जब उसके औसत मूल्य में है ना परिवर्तन आना शुरू होता है, तो इसी फेज या इसी कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है ना, उस वस्तु में है ना अगर हम ये देख रहे हैं कि उसकी एक एवरेज जो वैल्यू है वो कितनी है, लगभग 10 रुपए के आसपास है ना। अगर वो कभी 10.5, कभी 10.15, कभी 10, कभी 11, कभी 9.5, कभी 9.15, है ना, इस तरीके से उसकी एवरेज वैल्यू बनी हुई है। लेकिन अचानक से अगर उसकी वैल्यू है ना तेजी से अगर क्या होने लग जाए, परिवर्तित होने लग जाए, यानी बढ़ने लग जाए, अर्थात जो चीज 10 की थी है ना अगर वो 15 की हो जाए, है ना, धीरे धीरे बढ़कर अगर वो 17 या 18 रुपए की हो जाए, और फिर बढ़कर अगर वो 20 से 25 रुपए तक भी पहुंच जाए, तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और जैसा मैंने आपको कल एक चीज और बताया था कि इन्फ्लेशन का मतलब है ना वर्तमान समय में है ना मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है सिर्फ उतने से नहीं है ना। इन्फ्लेशन का एक मतलब ये भी होता है कि उस वस्तु के दाम में है ना भविष्य में भी परिवर्तन की संभावना दिख रही है ना। उसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं।
अब ये जो इन्फ्लेशन है, यानी ये जो मुद्रास्फीति है, ये कितने टाइप की होती है? तो नॉर्मली ये 4 टाइप की होती है ना, जिसमें से पहले टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये धीमी मुद्रास्फीति है। कैसी मुद्रास्फीति है ये? है ना, धीमी मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति को साधारण भाषा में हम लोग महंगाई कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे महंगाई कहा जाता है ना। धीमी मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, कि जब महंगाई की दर, है ना, जब महंगाई की दर बहुत कम होती है, क्या होती है ना, जब महंगाई की दर, है ना, कम होती है ना, तो इसी महंगाई को या इस मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं, है ना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि धीमी मुद्रास्फीति। और इसका मतलब ये होता है कि अगर इन्फ्लेशन रेट, मतलब अगर कोई चीज 3 या 4% महंगी होती है, कितनी महंगी हो रही है? 3-4%। अगर कोई वस्तु 3-4% अगर वो महंगी हो रही है, तो इस तरह की, है ना, महंगाई या इस तरह के इन्फ्लेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीपिंग कहते हैं, है ना। और ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है ना। समय समय पर अगर 1 रुपए, 2 रुपए, है ना, 3 रुपए किसी का दाम बढ़ रहा है, तो इससे अपन को ये समझ में आता है कि भाई समय के साथ साथ लोगों के पास इनकम भी तो बढ़ रही है ना, दूसरी चीजें भी तो उनके पास आ रही है ना। मतलब कि जब, है ना, सुविधाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, है ना, समय के साथ साथ, है ना, जब उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, तो अगर 2-3 रुपए कोई चीज अगर, है ना, थोड़ी सी महंगी हो रही है, तो वो अच्छा है ना, उसमें बुराई कुछ नहीं होती है। इसीलिए क्रीपिंग को बोलते हैं हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? रेंगती हुई। रेंगने का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ती है। ये कैसे बढ़ती है? धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। मतलब कि अगर कोई चीज 10 रुपए की थी, तो पहले वो 1% बढ़ेगी, है ना, फिर उसके बाद, है ना, वो 2% जाएगी, फिर वो 3% जाएगी, फिर वो 4, मैक्सिमम 4% तक अगर, है ना, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, है ना। जैसे इस समय भारत का महंगाई दर है कितना? 3.34%। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर धीमी मुद्रास्फीति चल रही है ना। हमारे यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा नहीं है ना। महंगाई बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ इक्का दुक्का वस्तुओं में मैंने क्या बोला था कि जब 1-2 चीजें महंगी हो, तो उसे हम महंगाई नहीं कहते हैं, है ना। जब हमारे आसपास हमारे उपयोग में आने वाली सारी चीजें जब महंगी हो जाएं, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। जब एकाक 2 चीजें महंगी हो रही हैं, तो वो महंगाई की श्रेणी में नहीं आएंगी। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि 3 से लेकर 4% तक अगर कोई चीज महंगी है ना, तो ये धीमी मुद्रास्फीति का, है ना, ये उदाहरण हमें देखने को मिलती है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें, तो जो दूसरा टाइप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉटिंग, या फिर इसे बोला जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, है ना। और ट्रॉटिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब महंगाई की दर, है ना, मतलब कि जब इन्फ्लेशन रेट, यानी कि जब कभी भी महंगाई की दर, यानी कि इन्फ्लेशन रेट, है ना, 8 से 10% तक पहुंच जाए। कितना पहुंच जाए? 8 से लेकर, है ना, 10% तक पहुंच जाए, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, है ना। एक होता है धीमा, है ना, धीमी। धीमी का मतलब है धीरे धीरे चलना। अचानक वॉक करते करते क्या हुआ? व्यक्ति, है ना, थोड़ा सा जॉगिंग करने लगा, तो वो हो गई दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, है ना। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दी, तो क्या हो गई? है ना, वो भागती हुई मुद्रास्फीति हो गई। तो वैसे ही है कि यहाँ पर देखिए आप, है ना, व्यक्ति क्या कर रहा है? पैदल चल रहा है ना, व्यक्ति पैदल चल रहा है ना, बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना। और फिर जब उसने क्या किया? जॉगिंग शुरू कर दी। तो वही है, इसका मतलब कि जब महंगाई की दर या कोई चीज 8 से 10% तक पहुंच जाए, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ट्रॉटिंग या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन। मतलब कि जो अब चीज, है ना, 8 से 10% तक महंगी हो गई। कोई चीज 100 रुपए में मिल रही थी, है ना, अचानक से वो कितने में मिलने लग गई? 110 रुपए में। और हमारे आसपास जितनी चीजें हैं, सब लगभग 10-10% के आसपास बढ़ गई हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो यहां पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब समझ गए। 3-4% अगर, है ना, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी है, तो नॉर्मल सी बात है ना। अगर 8 से 10% बढ़ गई, तो अब ये दिक्कत शुरू हो गई है। और दिक्कत अगर शुरू हो गई, तो सरकार क्या करती है? बहुत सारी
है ना, जो है तरीकों के माध्यम से इसको नियंत्रित करने की कोशिश करती है। लेकिन जब ये नियंत्रित नहीं हो पाता तो मुद्रास्फीति और ज्यादा ये बढ़ जाती है। और जब मुद्रास्फीति, है ना, महंगाई की दर, है ना, जब कभी भी बढ़कर 20% के आसपास पहुंच जाए, है ना, महंगाई की दर जब 20% तक पहुंच जाए, है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग बोलते हैं भागती हुई मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसे हम लोग गैलोबिन इन्फ्लेशन या इसे फिर भागती हुई, है ना, मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कि तेजी से अब जो है ना रेट वस्तुओं के क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मतलब पहले इन्फ्लेशन जब आया, महंगाई जब आई, तो पहले 3-4% तक अगर दाम बढ़े हुए थे तो नॉर्मल बात थी। लेकिन अचानक से देखते देखते जब नियंत्रण नहीं पाया गया महंगाई पर, तो कोई भी चीज कितनी महंगी हो गई? 8 से 10%। और जब 8 से 10% को भी कंट्रोल नहीं किया गया तो देखते देखते वो कितनी पहुंच गई? 20%। है ना, जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई 20% तक पहुंच जाती है तो इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं फिर? गैलोबिन इन्फ्लेशन, यानी इसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। है ना, और फिर लास्ट में आप देखो हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि सरकार की सारी नीतियां, सारी पॉलिसीज जो है वो ठप हो गई। है ना, सरकार ने सारे एफर्ट, सारे प्रयास, सारी कोशिशें गवर्नमेंट ने कर ली कंट्रोल करने के लिए। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, है ना, क्या क्या किया जाता है? तो ये तो आपने पढ़ा ही बैंकिंग में। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसमें सीआरआर बढ़ा देते हैं, रेपो रेट बढ़ जाता है ना, एसएलआर बढ़ जाता है। तो इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही है ना। अरे है कि नहीं है? है ना। अब सरकार ने क्या किया? निर्यात भी बंद कर दिया। मतलब कि जिन चीजों की यहां पर खपत ज्यादा हो रही थी, तो यहां के लोगों की भरपाई करने के लिए सरकार जिन जिन चीजों का निर्यात करती थी, ये देखा कि निर्यात करेंगे तो यहाँ के लोगों को कम पड़ जाएगा, तो निर्यात कुछ समय के लिए उन चीजों का सरकार ने बंद कर दिया अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब कंट्रोल नहीं हो पाया, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बिगड़ती चली गई। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब सरकार सारे प्रयास कर ले और प्रयास करने के बाद भी जब स्थिति नियंत्रण यानी काबू में ना आए और इन्फ्लेशन, महंगाई जब बहुत ज्यादा चली जाए, है ना, लगभग ये 30, 40 और 50% तक जब ये पहुंच जाए, है ना, तो इसी कंडीशन को अब क्या कहा जाता है? हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसी को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कितने टाइप यहां पर हम लोगों ने देखे, बताइए? है ना, 4। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, धीमी मुद्रास्फीति में क्या हो रहा था? कोई चीज कितने परसेंट महंगी हो रही है? 3 से 4%, है ना, वो क्रीपिंग है। लेकिन अचानक अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि ध्यान नहीं दिया कि ठीक है तो नॉर्मल चल रहा है, और देखते देखते वो कितनी पहुंच गई? 8 से 10। तो क्या हो गई? वो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, है ना। और जब तक मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तब तक मैं इन्फ्लेशन रेट बढ़कर कहां पहुंच गया? 20% तक। ये क्या हो गई? भागती हुई मुद्रास्फीति, तेजी से वस्तुओं के दाम बढ़ने लग गए। और जब तक गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाए, सारे प्रयास कर लिए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बहुत हाई पहुंच गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। वो होती है ना, अति मुद्रास्फीति। यहां तक की कहानी बताइए, सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है ना? ये जो 4 टाइप हम लोगों ने डिस्कस किए, ये चारों टाइप सबको क्लियर है लगभग, है ना। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे इन्फ्लेशन है ना, मतलब कि मुद्रास्फीति है। तो जब हम इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं, तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हाउ टू कंट्रोल, है ना। हाउ टू कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण कैसे किया जाए, है ना। तो जब हम नियंत्रण कैसे किया जाए को अब यहां समझना शुरू करते हैं, तो कैसे इससे आप इन्फ्लेशन या महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो, तो सरकार कई तरह के उपाय निकालती है ना। और सबसे जो पहला और कॉमन उपाय है वो हम लोगों ने पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, वो सेंट्रल बैंक की तरफ से होती है, जिसे जारी करती है एमपीसी,
है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना, पहले गवर्नर जारी करते थे इसको, है ना, और 2016 के बाद से फिर कौन जारी करने लगा अब, तो एमपीसी करती है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, मतलब कि मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति, है ना, जारी करना। तो ये जो मौद्रिक नीति जारी हो रही है ना, इसके आधार पर भी अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, है ना, मैंने बोला था कि अगर आप मान लीजिए कि सीआरआर बढ़ा देंगे, तो सीआरआर बढ़ने से क्या होगा कि हमारे अमाउंट में से कुछ परसेंट आरबीआई अपने पास रख लेती है। बताया था ना, कितना परसेंट, लगभग 4% इस समय चल रहा है सीआरआर, चल रहा है ना। तो सीआरआर जब बढ़ेगा, तो मान लो कि 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अकाउंट से अगर 100 रुपए में उसे 5 रुपए भी अगर मिला, तो आप सोचिए कितने बैंक, कितने अकाउंट, और सब के में 100 ही रुपए बस तो नहीं होगा, है ना भाई, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा भी होगा। अरे हाँ कि ना। तो आप सोचो कितना पैसा जो था उसने मार्केट का रोक लिया। तो जब मार्केट का पैसा रुकेगा, लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा, तो डिमांड अपने आप क्या होगी, कम। और जब डिमांड कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हर चीज आसानी से उपलब्ध होने लगेगी और महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी करके ऐसा हो सकता है ना। इसके अलावा आपने देखा कि अगर सीआरआर बढ़ता है ना, जैसे एसएलआर बढ़ रहा है ना, इसके अलावा जैसे रेपो रेट वगैरह बढ़ रहा है, तो जब ये चीजें बढ़ेंगी इनकी, है ना, जब वृद्धि होगी, तो सीधी सी बात है महंगाई में कमी आएगी। तो पहला उपाय तो ये किया जा सकता है ना। दूसरा उपाय जो यहाँ पर किया जा सकता है वो क्या हो सकता है, तो दूसरा उपाय ये हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट है ना, जो हमारा, है ना, निर्यात है ना, एक्सपोर्ट में जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारी बेसिक नीड की चीजें हैं, है ना, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो टेम्परेरी उन्हें क्या कर देना चाहिए, है ना, टेम्परेरी उन्हें बैन कर देना चाहिए, है ना, उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि कुछ दिनों तक हम क्या नहीं करेंगे, हम निर्यात करेंगे ही नहीं। क्योंकि जिस वजह से, जिन चीजों की वजह से महंगाई आई है, वो बेसिक नीड है कि व्यक्ति को सब्जी ठीक से नहीं मिल पा रही है उचित दाम पर, समझ रहे हैं, है ना, जीरा जो एक फ्राई करने के लिए कॉमन सी चीज है, अगर वो, अब जीरे का अपन लोग निर्यात कर रहे हैं, सरकार ने कहा जीरा कितना महंगा हो रहा है, तो भाई यहाँ के लोगों की अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर निर्यात करने से कोई मतलब, एक्सपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ऐसी कंडीशन में कि टेम्परेरी वो बेसिक नीड्स जो भी हमारी चीजें हैं एक्सपोर्ट जो हो रही हैं, उन्हें क्या कर देती है, बैन कर देती है। तो जो चीजें बाहर जा रही थी वो यहाँ के लोगों को आसानी से मिलने लगती हैं, और अपने आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई धीरे धीरे कम होने लगती है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम करने से भी इसे आप कम कर सकते हो, है ना। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करके भी महंगाई की दर को नियंत्रित किया जा सकता है है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, है ना, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, है ना, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया जाए, है ना, डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स दो टाइप के होते हैं। टैक्स मतलब कर, है ना, टैक्स या कर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट हम पर लगता है ना, जो टैक्स सरकार हमसे सीधे वसूलती है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। और जो टैक्स सरकार हमसे अप्रत्यक्ष रूप से वसूलती है, मतलब कि जीएसटी वगैरह जैसे, है ना, या फिर रेस्टोरेंट का बिल हो गया, है ना, या फिर सर्विसेज के लिए जो भी हमारा टैक्स जाता है ना, जो हमसे इनडायरेक्टली वसूल रही है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने से क्या होता है कि व्यक्ति, है ना, अभी सरकार को कम पैसा दे रहा था, है ना, अब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा, व्यक्ति सरकार को ज्यादा पैसा देगा। तो जब ज्यादा पैसा देगा तो इसका मतलब है कि मार्केट में काफी पैसा जो है वो सरकार के पास चला जाएगा, और डिमांड यहां भी क्या होगी, कम। भाई व्यक्ति अगर पहले, है ना, मान लो कि 20,000 रुपए वो टैक्स पे कर रहा था, अचानक ये बोला गया कि अब आपको 30,000 रुपए टैक्स पे करना है, तो वो जो 10,000 की खरीदारी बीच बीच में करता था सेविंग की, है ना, वही क्या हो गया, अब सरकार ने ले लिया।
तो डिमांड क्या हो गई व्यक्ति की? कम। और जब व्यक्ति की डिमांड कम हो गई तो इसका मतलब है कि महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में आ जाएगी, है ना। तो इतने कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया कि ऐसा यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है बताइए? तो प्रोडक्शन बढ़ाकर भी हो सकता है। प्रोडक्शन बढ़ाकर भी हो सकता है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन को बढ़ा दिया जाए। भाई जिन चीजों की कमी है, जिस चीज को खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है ना, जो चीज महंगी बिक रही है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसके बदले में कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। तो जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, व्यक्ति को वो चीज आसानी से उपलब्ध होने लगेगी, तो महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी। तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे तरीके जो हैं, है ना, वो अपनाए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। और सोचो आप, जब ये सारे तरीके फेल हो जाएं, तो पहले वही धीमी मुद्रास्फीति, क्रीपिंग, फिर ट्रॉटिंग, फिर गैलोबिन, और फिर हाइपर में पहुंच जाती है। और हाइपर में पहुंचने का मतलब है कि एक तरह से ना सरकार और लोगों की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। हर चीज आप सोचो 30%, 50% तक महंगी होना मतलब बड़ी बात है ना। 50% तक महंगी हो गई। कोई चीज 100 की मिल रही थी, अचानक 150 की मिलने लग गई। और अभी कुछ दिनों में बस देखते देखते। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम लोगों ने यहां पर थोड़ी सी चर्चा की, है ना। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहां आगे बात करें, तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, मुद्रास्फीति है, इस इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है ना, मतलब मुद्रास्फीति की गणना किस तरीके से की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको कहा जाता है मुद्रास्फीति की क्या, है ना, मुद्रास्फीति की, है ना, गणना, है ना, कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस समय पर महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इसे कैलकुलेट करना पड़ता होगा ना, इसकी गणना होती होगी, तब तो पता चलता है ना कि भाई कोई चीज महंगी हो गई या कोई चीज सस्ती हो गई। अरे हाँ कि ना, ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? कैलकुलेट करना पड़ता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखो, तो आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसका इवैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन कौन कर सकता है ना। आपका मूल्यांकन टेस्ट करता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर तरीके से चल पा रही है। या फिर आपका मूल्यांकन कौन कर सकता है? तो वही टीचर करेगा जो संबंधित विषय का है। अपने अपने विषय पर आपसे पूछ लिया, चर्चा कर ली, थोड़ी बहुत समझ में आ जाता है कि कितनी बढ़िया आपकी रिदम इस समय चल रही है। तो जिस तरह से आप देखिए, आपके बारे में कुछ बताने के लिए आपका इवेल्युएशन, कैलकुलेशन होता है ना, ठीक उसी तरीके से इन्फ्लेशन यानी महंगाई कैसे चल रही है ये बताने के लिए भी इसका कैलकुलेशन होता है। इसका भी कैलकुलेशन होता है, इसकी भी गणना की जाती है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। दो तरीके अपनाए जाते हैं और दो तरीकों के माध्यम से यह गणना जो है वो संपन्न की जाती है। अक्सर जब हम ये इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र इस विषय को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इस विषय के साथ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें ना शब्द को इतना कठिन लिखा गया है कि वो शब्द को देखकर भयभीत हो जाते हैं हम। क्यों लिखा मुद्रास्फीति? महंगाई लिख देते। महंगाई, महंगाई अगर लिखा होता तो बच्चे का क्या रहता, यार महंगाई जानने को मिलेगा यार इसमें। अब किताब में क्या लिख दिया उन्होंने, इंडेक्स में मुद्रास्फीति। बच्चा सोच रहा है ये कौन सा टॉपिक है, मुद्रास्फीति। हाँ, है ना, शब्द है डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन, अविस्फीति, स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन पीछा नहीं छोड़ रहा था, स्टैगफ्लेशन आ गया। ये जो शब्द है ना, ये शब्द बस हमको डराते हैं और कुछ नहीं है इकोनॉमी, है ना भाई। जिस तरीके से, और अक्सर ये देखा गया है कि जनरल स्टडीज के सभी विषयों में लगभग
है ना, जिस विषय को पढ़ने में थोड़ा सा शब्दों में अटपटा सा नजर आता है वो इकोनॉमी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप ये सोचो कि ये है तो आप कर नहीं पाओगे। और दूसरा कि आपको 10 तरीके से मैं बताने और लड़ने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से यहां पर मैं देखता हूं कि जो खासकर पीएससी वाला जैसे बच्चा है या यूपीएससी का है, उनकी मजबूरी है पढ़ना। उनका सिलेबस ही है, दे दिया 100-150 नंबर की इकोनॉमी। अब चाहे आप देख ले अपने हिसाब से, नहीं पढ़ोगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। और वनडे एग्जाम्स का बच्चा क्या करता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो सोचता है हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ ली, अवॉइड इकोनॉमिक्स नहीं भी करेंगे तो भी काम चल सकता है। लेकिन अब नहीं चलेगा। पहले ऐसा होता था कि थोड़ा बहुत इकोनॉमी का वेटेज इक्का दुक्का क्वेश्चंस पर लाकर रखता था, लेकिन अब उसने इक्वल कर दिया है सबको। और आप पीएससी वगैरह में देखिए तो निचोड़ लेता है इकोनॉमिक्स में, और वो ऐसा पार्ट बन जाता है कि व्यक्ति को अंदर बाहर करने पर मजबूर कर देता है। तो ये जो विषय है ना, इस विषय को आप जितना बेहतरीन तरीके से, है ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप समझेंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा ना समस्या ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ता है, तब जाकर ये कहीं पर ये प्रवेश पाता है। जब हमने भी पढ़ा, भाई हम भी आपकी तरह विद्यार्थी ही थे, जब हमने इस विषय का अध्ययन किया तो हमें भी दूसरे विद्यार्थियों की तरह, है ना, थोड़ा सा भय लगा। क्यों लगा? क्योंकि आसपास के लोगों ने डराया। लेकिन जब बहुत सारे विषय पढ़ते चले गए तो अचानक फिर समझ में आया कि नहीं यार, मतलब इस विषय को भी तो कर ही लेंगे। और वो फिर जो मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स, और आज तक सिर्फ करंट डाटा के अलावा टॉपिक में कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मेरे सभी विषयों में, मतलब कि मैं करीबन 11 से 12 विषय पढ़ाता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और सभी विषयों में मेरा जो सबसे पसंदीदा और मेरी जो एनर्जी पूरी बाहर निकल कर आती है ना, वो इसी में आती है। उसका कारण ये है कि ये चाहती है कि आप और जान लगाएं इसमें। क्योंकि बाकी विषय क्या है, शब्द बहुत सरल सरल होते हैं। बाकी विषयों के बारे में बच्चा कहीं ना कहीं हल्का हल्का सुना होता है ना, वो सुना है तो उसके सुनने में इंटरेस्ट उसका बढ़ जाता है। वहां टीचर की मेहनत 60 और बच्चे की 40 होती है। यहाँ क्या है कि बच्चा कभी उसको पढ़ा ही नहीं है, तो जब उसको पढ़ा ही नहीं है तो इसका मतलब है कि टीचर की मेहनत 95 और बच्चे की मेहनत 5% हो जाती है। तो दिलचस्प बात है, थोड़ा एफर्ट डालिए। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि कुछ नहीं, और वाकई में कुछ नहीं है, आप जितना सोचेंगे कि ये हमें टफ लगेगा, मैं उतना ही आपको इकोनॉमिक्स से जोड़ूंगा। और एक दिन ऐसा खुद हो जाएगा कि या तो आप इकोनॉमी बहुत अच्छी कर लेंगे, और या तो फिर ऐसे छूटेगी कि फिर दोबारा पढ़ेंगे नहीं। दो ही चीजें होंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक रह गए, पॉजिटिव इंटेंट आपका रहा, तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से झेल पाएंगे। और किसी भी लेवल की यहां पर जो इकोनॉमिक्स चल रही है, वनडे एग्जाम्स की इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं। मैं आपको इतना बता दूं, उससे बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है हर टॉपिक में, है ना। लगभग हम, आप ये मान के चलो कि हम पीएससी टच कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। बस पीएससी और इसमें क्या है, टॉपिक्स में, सिलेबस में बस फर्क है थोड़ा, बस। बाकी वो भी अगर टॉपिक यहाँ पढ़ा दिया जाए तो मान लो कि इकोनॉमी पूरा पीएससी का खत्म हो गया है ना। तो एकदम आप बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ बने रहिए। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन करिए डेली बेसिस पर। जैसे अभी आप लोग क्या देते हैं ना, सर आज पढ़ के नहीं आ पाए। ये जो पढ़ के नहीं आ पाए, इसका सीधा सा मतलब होता है कि रिवीजन की कमी हो रही है। और जितना ज्यादा आप रिवीजन कम करेंगे, उतना ज्यादा सब्जेक्ट आपसे दूर जाएगा। अब आप बोलो मैथ्स बिना प्रैक्टिस के आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे आप। टीचर कितना भी आपको एक ही पैटर्न के 4 क्वेश्चन करा दे, 8 करा दे, 12 करा दे, लेकिन जब घर पर जाके आप खुद ही नहीं लगाओगे तो फिर नहीं बनेगा। वो आप गलतियां बेसिक बेसिक फिर आपसे होंगी।
वैसे ही है, प्रैक्टिस करिए, बाकी चीजें कुछ भी नहीं। तो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति में बोलूंगा ही नहीं, महंगाई। क्या है? महंगाई। महंगाई की गणना कैसे की जाती है? तो इसके लिए दो आधार दिए गए हैं, है ना। इसके लिए दो आधार हैं, और जो दो आधार हैं इसमें से एक को हम लोग कहते हैं होल प्राइस इंडेक्स, एक को बोला जाता है होल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। क्या कहते हैं? थोक मूल्य सूचकांक। और एक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसे बोला जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सूचकांक इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या? सीपीआई। और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? डब्ल्यूपीआई। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो अगर हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की बात करें कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, महंगाई की गणना कैसे होगी, तो इसकी कैलकुलेशन गणना हम कितने तरीके से कर सकते हैं? हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है डब्ल्यूपीआई और एक क्या है? कंज्यूमर, है ना। अच्छा एक बात बताइए, इनको छोड़िए, अभी आप केवल दो शब्द बताइए। एक चीज आपने सुना होगा थोक में मिलना, है ना, और एक चीज होती है फुटकर में मिलना, है ना। मतलब जो चिटपुट मात्रा में जो खुली चीजें मिल रही हैं वो क्या है? जो कंज्यूमर को मिल रही है, मतलब उपभोक्ता को। और जो चीज थोक में मिलती है मतलब कि वो होलसेल होता है ना। होलसेल कहाँ से होता है? फैक्ट्री से। होलसेल कहाँ होता है? फैक्ट्री। और ग्राहक कहाँ से लेता है? दुकान से। कहाँ से लेता है? दुकान से लेता है। तो दोनों की कैलकुलेशन को देखिए कि दोनों की कैलकुलेशन चलती कैसे है। देखिए डब्ल्यूपीआई में क्या होता है कि डब्ल्यूपीआई में, है ना, इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की गणना की जाती है। इसमें किसकी गणना होती है? वस्तुओं की, है ना। वस्तुओं की गणना होती है। ध्यान रहे इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, क्योंकि सेवाएं आपको फैक्ट्री के बाहर मिलती हैं, फैक्ट्री के अंदर सेवाएं नहीं मिलती। सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। इसमें केवल और केवल क्या आती है बताइए? है ना, वस्तुओं की गणना, है ना, डब्ल्यूपीआई में की जाती है। क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या है? एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में क्या बनता है? बॉटल बनता है। क्या बनता है बताइए? बॉटल, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस फैक्ट्री में बॉटल बनेगा तो क्या एक या दो बॉटल बनते हैं? क्या नहीं। यहां पर कितने बॉटल बन रहे हैं? बहुत सारे बॉटल, है ना। मतलब कि मैंने लिख दिया यहां पर, है ना, 1 लाख बॉटल। 1 लाख बॉटल यहां पर क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं, बन रहे हैं, है ना। अब 1 लाख बॉटल जब यहां पर बन रहे हैं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से जो चीज जाती है डायरेक्ट मार्केट में, इसी को हम लोग कहते हैं थोक, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं होलसेल। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम लोग कहते हैं होलसेल, है ना। इसी को बोला जाता है चीजें थोक में बेचना। क्या होता है? यहां से चीजें थोक में जाती हैं, है ना। तो जब कभी भी महंगाई की गणना, है ना, इसी थोक में बेची गई चीजों पर की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं डब्ल्यूपीआई। जैसे कि 1 लाख बॉटल, है ना, एक बॉटल की कीमत, है ना, एक बॉटल की कीमत, ध्यान से समझिएगा, एक बॉटल की कीमत, है ना, अगर 10 रुपया है, तो 1 लाख बॉटल की कीमत कितनी हो गई बताइए? 1 लाख बॉटल की कीमत, अरे कितनी हो गई? तो ये हो गई कुल मिलाकर 10 लाख रुपया। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? लेकिन समय के साथ साथ ऐसा हुआ कि कुछ वर्षों के बाद ये जो 10 लाख में बिक रही थी बॉटल फैक्ट्री में डायरेक्ट होलसेल पर, है ना, वो अचानक से यहां पर 12 लाख में जो है बिकने लग गई।
जब हम ये देख रहे हैं कि होलसेल पर जब वस्तुओं का दाम बढ़ता है तो इस तरह की महंगाई को हम किस में मापते हैं? WPI होल प्राइस इंडेक्स में हम लोग मापते हैं इसको। इसी को कहा जाता है थोक मूल्य सूचकांक। मतलब कि फैक्ट्री ने क्या बनाया, देखिए बॉटल, है ना, कितनी बॉटल बनी? 1 लाख, है ना। अरे कितनी बॉटल बनी? 1 लाख बन गई बॉटल? अरे बोलिए हाँ। जब 1 लाख बॉटल बनी तो एक बॉटल की कीमत कितनी थी अभी? 10, है ना। तो 1 लाख बॉटल की कीमत कितनी हो गई? 10 लाख। लेकिन है ना 10-12 साल के बाद हमने ये पाया कि जो 10 लाख में पहले 1 लाख बॉटल मिलती थी अब वो कितने में आने लग गई हैं? है ना 12 लाख। इसका मतलब है एक बॉटल के दाम में कितनी वृद्धि हो गई है? 2 रुपए की। अरे कितने की? है ना 2 रुपए की उसमें वृद्धि हो गई है। यही है 2 रुपए की महंगाई। तो जब हम थोक में चीजों की मूल्य में परिवर्तन को मापते हैं उसी को कहा जाता है होल प्राइस इंडेक्स। क्या बोला जाता है? होल प्राइस इंडेक्स। और इसका आधार वर्ष जो होता है ना, इसका जो बेस ईयर होता है ना, वो होता है 2011-12। क्या है बेस ईयर इसका? 2011-12। इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसका मतलब यह है कि 2011-12 में अगर कोई चीज है ना फैक्ट्री से लेने में 10 लाख में मिल रही थी तो अब 2025 में वो कितने मिल रही है? 12 लाख। इसका मतलब हुआ कि 2011-12 की तुलना में है ना 2025 में एक बॉटल की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यही है थोक मूल्य सूचकांक। अरे क्या है ये? यही है थोक मूल्य सूचकांक। इसी को हम WPI कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? है ना WPI कहते हैं। अब जैसे ही आपने देखा थोक मूल्य सूचकांक, बहुत कठिन शब्द है ना। थोक मूल्य सूचकांक, थोक का मतलब होता है जो चीज हमें सीधे सीधे फैक्ट्री से मिल रही, बात खत्म। वही है ना थोक। अरे हाँ कि ना। और उपभोक्ता को कहां से चीजें मिलती हैं? दुकान से। उपभोक्ता को कहां से मिलती हैं? दुकान से। अब एक बात बताओ कि जब कोई चीज फैक्ट्री से ली जाएगी सीधे तो क्या उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा जाएगा? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर जोड़ा जाता है? जो खुद दूसरे को टैक्स देकर आ रहा हो। और यहां तो फैक्ट्री में वहीं के वहीं चीज जा रही है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लेगा? वो कौन सा ट्रक में लाद के ले आया है? उसी फैक्ट्री में बनाया और फैक्ट्री से ही निकाल के दे दे रहा है। तो इसमें इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता है। ये सारी बातें जो है ना एकदम सिंपल सी हैं और साधारण, ये हमारे सब आसपास की चीजें हैं कि कोई चीज हम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपन बना रही है। तो जब हम लोग कोई चीज बना रहे हैं अपने घर में ही और घर से ही उठा के सीधे दे दिए किसी को, तो काय का टैक्स लेंगे? लेकिन हम कहीं से लाकर और फिर बेच रहे हैं तो टैक्स लेंगे। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जोड़ा नहीं जाता है। और आधार वर्ष का मतलब होता है कि जिस वर्ष से हम तुलना करके महंगाई की दर को निकालते हैं। कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई ईयर तो चाहिए ना। तो हम कंपेयर अगर कर रहे हैं, इसका मतलब अभी 3.34% अपना चल रही है। तो 3.34 अगर महंगाई की दर चल रही है, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज है ना अगर पहले 100 रुपए में मिलती थी तो इस समय पर आज 12-13 साल के बाद वो चीज कितने में मिलने लगी है? वो मिलने लगी है 103.34 रुपए में। तो वही जो है ना 3.34% है, वही क्या है? महंगाई है ना। अब उसके बाद अगर आप देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो कंज्यूमर में क्या आ गया? उपभोक्ता। अरे क्या आ जाता है? उपभोक्ता। और उपभोक्ता सामान कहां से खरीदता है? तो वो खरीदता है, बताइए, शॉप यानी कि दुकान से। अरे हाँ कि ना, है ना। उपभोक्ता सामान कहां से खरीदता है? शॉप यानी कि दुकान से। अरे बोलिए। तो जब वो शॉप या दुकान से है ना किसी चीज को खरीदता है तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है क्या कि डेली यूज की जो वो चीजें पहले खरीद रहा था, है ना। जैसे जैसे अगर वो ब्रश लेता था तो ब्रश उसे मिलता था मान लो 20 रुपए में। कितने रुपए में ब्रश मिल जाता था उसको? 20 रुपए में उस व्यक्ति को ब्रश यहां पर मिल जाता था, है ना। वो पेस्ट लेता था तो पेस्ट लेने में उसे पेस्ट 10 रुपए का वो छोटा पैक भी मिल जाता था। उसी तरीके से अगर हम देखें
तो जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर, है ना, अगर वो 100, यानी कि अगर वो साबुन ले रहा है तो साबुन भी उसे 10 रुपए में मिल रहा था, मतलब कि डेली यूज की जो चीजें हैं वो ले रहा है ना, डेली यूज की चीजें वो ले रहा है ना। और मान लीजिए कि इसके अलावा, है ना, जैसा मैंने कहा कि और क्या, तो जैसे जिंजर, है ना, अब जो है अदरक वगैरह, है ना, इसको भी वो खरीद रहा था 10 रुपए में, अभी आराम से मिल जाती है अदरक, है ना। अब ये 10 रुपए में सब कुछ चल रहा था। तो एक कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, है ना, दुकान से, है ना, जितनी चीजें, है ना, या जितने में कोई चीज खरीदता था आज से लगभग 2012, इसका बेस ईयर, इसका आधार वर्ष होता है 2012, है ना। 2012 में अगर ये सारी चीजें एक उपभोक्ता को इतने रुपए में मिल रही थी, अरे मिल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि 10-12 साल के बाद ये जो 20 रुपए का ब्रश था, अब ये 20 रुपए का ब्रश यहाँ पर 25 रुपए का मिलने लग गया। कितना मिलने लग गया? 25, है ना। यहाँ पर जो पेस्ट 10 का था अब वो 15 का हुआ, है ना। सौंफ यानी साबुन जो 10 का था वो 20 का हो गया, है ना, या फिर 15 का हो गया। और अदरक यहाँ पर अब 20 रुपए का मिलने लग गया। तो ये जो सारी चीजें हैं कि 2012 की तुलना में, है ना, 2012 की तुलना में, है ना, जो चीजें पहले उपभोक्ता को सस्ते दामों पर मिल रही थी, लेकिन अचानक अब वो ज्यादा पर मिलने लग गई। तो जब हम एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के आधार पर गिनती करते हैं कि वही चीज यार देखो 2012 में इतने में थी, लेकिन अब वही चीज 2025 में इतने में हो गई, तो इसका मतलब है कि इतने परसेंट या इतने रुपए की महंगाई बढ़ गई है। इसी को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता। हम लोग कहते हैं ना अक्सर कि हमारे जमाने में, है ना, हम ऐसे बोलते हैं हमारे जमाने में, ऐसा लगता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हैं। अरे हमारे जमाने का मतलब होता है हम ये बोलेंगे आज के कुछ वर्ष पहले। क्या बोलेंगे अपन, है ना, आज के कुछ वर्ष पहले, है ना। देखो आप वो जेठालाल भिड़े के कितने मजे लेता है ना। भिड़े क्या बोलता है, भिड़े बोलता है ना हमारे जमाने में, तो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तू वो तब के जमाने का है भाई, जब से वो राम सेतु बन रहा था, है ना। है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है किसी के सामने, हमें बोलना है कुछ साल पहले। तो कुछ साल पहले का मतलब हुआ कि 2012 में ये चीजें, है ना, थोड़ी सी सस्ती थी, और अब 2025 में वो चीजें क्या हो गई, थोड़ी सी महंगी हो गई। इसका मतलब जितने परसेंट भी वो चीजें महंगी हुई हैं, इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। और इसी पर हम निकालते हैं महंगाई की दर को। तो महंगाई दर निकालने के कितने तरीके मैंने आपको बताए, दो, है ना। एक जो फैक्ट्री में सीधे सीधे वस्तुओं के दाम पर निकाल लेते हैं, और दूसरा जो कंज्यूमर उपभोग करता है उसके आधार पर हम करते हैं। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। एक फैक्ट्री के दाम के आधार पर, और दूसरा हम जितने में खरीदते हैं अपनी दुकान पर उसके दाम के आधार पर। हम दुकान वाले से बोल देते हैं भैया आप बताओ, 2 साल पहले ऐसे नॉर्मल चर्चा करते के खरीदते खरीदते, है ना, अपन कह देते हैं बताओ भैया यार, हैं, आज से 2 साल पहले ये जो ब्रेड का पैकेट था 10 रुपए में था, बताइए, हैं, अब आप 15 रुपए में बेचने लग गए। हम आपके यहाँ तब से आ रहे हैं जब आप 8 रुपए में देते थे। तो जब हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, यही क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और जब हम फैक्ट्री में बोलते हैं, हम होलसेल में वो बॉटल खरीदने गए और हम 10 लाख देते आए थे, अचानक उसने क्या बोल दिया, 12 लाख हो गया, अब 12 लाख देना पड़ेगा। ये है थोक मूल्य सूचकांक। यही दोनों को निकालने और समझने का क्या है, यहाँ पर फर्क होता है, यहीं पर, है ना, अंतर होता है। तो आई थिंक आप लोगों को इन्फ्लेशन की गणना कैसे होती है ये आपको ठीक तरह से समझ में आ गई होगी। तो इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं ये समझ में आया, है ना। दूसरा हम लोगों ने किस पर बात की बताइए, हम लोगों ने ये भी समझा क्या कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को। और तीसरा हमने समझा कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे इसका मापन किया जा सकता है ना। वर्तमान समय में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कितनी चल रही है ना, 3.34%, है ना। और 5 साल में पहली बार हुआ है कि जब इतनी कम, है ना, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। मुद्रास्फीति 2019 में थी, उसके बाद अब हुई है ना, 4 के नीचे। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आप देखोगे हर न्यूज़पेपर में, इकोनॉमी सेक्शन में, जहां पर आप व्यापार पढ़ोगे वहीं पर ये मिलेगा। मुद्रास्फीति कहीं ना कहीं आप ढूंढोगे ना, लाइन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो अब जब आपको इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति समझ में आ गई और अब आप पेपर पढ़ने बैठोगे ना, आपको पूरा उसकी शब्दावली समझ में आ जाएगी। नहीं तो हम बोलेंगे कि भारत में उपभोक्ता इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब व्यक्ति मुद्रास्फीति बढ़ रही है मतलब, है ना, तो अब यहीं पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा संदेह, थोड़ा सा डाउट, है ना। तो हमारी चर्चा अगले सेशन में चलती रहेगी। आई होप आपको ये, है ना, समझ में आ गया होगा। आप एक बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जहां समझ में ना आए आप पूछते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नए सेगमेंट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि। थैंक यू।